दोस्तों, वेलकम टू द साउंड ऑफ सोल, जहां आप जिंदगी से रूबरू होते हैं कुछ ऐसे कहानियों से लेकर जहां आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। कुछ मॉरल स्टोरीज से आप अपनी जिंदगी को एक नया रूप, एक नया आयाम दे सकते हैं। तो ज्यादा बात न करते हुए लेट्स बिगिन द स्टोरी। कावेरी और एक चोर की। कहते हैं ना कि हर स्त्री में एक शक्ति होती है जो अद्भुत होती है और एक समझदारी होती है जो हर किसी को पछाड़ देती है। तो ये वही स्टोरी है। कावेरी एक छोटे से गांव में एक अनजान से जगह पे रहती थी। वो खेती करती थी। कहने के लिए तो उसके पास खेत या जमीन बहुत छोटी थी, लेकिन मेहनत शायद उस जगह से बहुत ज्यादा करती थी। उसे मालूम था कि उसका पति जो है निठल्ला है, कुछ काम करता नहीं है। बहरहाल उसको घर अपने कंधों पे चलाना था, इसलिए वो अपनी छोटी सी जगह, छोटे से खेत में खूब मेहनत करती थी और उस मेहनत का फल भी उसे मिलता था। लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि खेती करने के बाद उस सब्जी को या उस अनाज को मार्केट में जाके बेचना और फिर कुछ पैसे लाना, इसमें वक्त लग जाता था। इसलिए पड़ोस वाले गांव में कभी कभी घर के छोटे मोटे काम कर लेती थी और अपनी जिंदगी किसी तरह से बिताती थी। अब हुआ एक दिन ऐसा कि एक चोर उसके गांव में आया। कावेरी का जो घर था वो एक मंदिर के नजदीक था। चोर ने यह सोचा कि इस गांव में जो छोटा सा मंदिर है वहां के दान पेटी से कुछ पैसे चुरा ले और अगर हाथ लगे तो मूर्ति के ऊपर से जेवरात भी। अब उसने प्लान तो बनाया था, लेकिन ये जो प्लान है वो कावेरी के जमीन से होते हुए जाता था। यानी अगर उसे जाना था खड्डा खोद के तो कावेरी के जमीन से। दूसरे दिन वो कावेरी के पास गया और उसने कहा कि मैं एक दूर राहगीर हूं और दूर वाले गांव से आया हूं। मुझे आपके खेत में बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें बहुत कुछ उगाया जा सकता है। इसलिए मैं आपके खेत के 25,000 दूंगा अगर आप मुझे बेच दो तो। कावेरी जानती थी कि उसका खेत बंजर है, लेकिन यह राहगीर नहीं जानता था। कावेरी चालाक थी। उसने कहा, मैं इतने कम कीमत पे तो नहीं बेचूंगी। तो चोर को थोड़ा सोचा कि चलो कुछ और लालच देते हैं। उसने 25,000 से उसका जो रकम है डबल कर दिया। उसने कहा कि मैं 50,000 दूंगा। कावेरी फिर भी नहीं मानी। 70,000 दूंगा। कावेरी ने मना कर दिया। 1,00,000 चोर ने कहा, और इससे ज्यादा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि शायद जेवरात की कीमत उससे ज्यादा या उससे कम होती, इसलिए उसने सोचा कि 1,00,000 से ऊपर वो नहीं देगा। कावेरी को लगा कि एक बंजर जमीन की कीमत इतनी ज्यादा क्यों, इसलिए वो बात को काटते हुए और चोर को शक ना हो इसलिए उसने कहा कि मैं ये जमीन आपको दे तो दूंगी। मुझे तो लगता है आप इस गांव के नहीं हो, तो आपको मैं ये बात बता सकती हूँ कि मैं जो इस खेत में काम कर रही हूँ या इस जमीन पे काम कर रही हूँ, आपको पता है किस लिए? कहते हैं मेरे पूर्वज बहुत बहुत ही अमीर थे, लेकिन कुछ कारणवश वो अपनी जायदाद को खोते गए और खोते गए। सोना चांदी उनके पास जो भी था, आखिरी वक्त में उन्होंने शायद वो सोना इस जमीन के अंदर छुपा दिया। अब वो जमीन के अंदर छुपा है ये मुझे कुछ दिनों पहले ही पता है, इसलिए मैं इसको खोदने लगी हूँ। मैं अपने पति को इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि वो अय्याश है, उड़ा देगा, इसलिए मैं ये पैसा अपने आने वाले कल के लिए बचाना चाहती हूँ। चोर को लगा कि औरत बड़ी ही नादान है, कावेरी बहुत ही सिंपल है, तो मंदिर का तो बाद में देखेंगे, पहले इस जमीन के नीचे जो सोना छुपा हुआ है पहले उसे ले लेंगे। कावेरी रात को सो गई और
ये जो चोर था रात भर उस छोटी सी जमीन को खोदता चला गया, लेकिन सुबह होते होते उसे ना सोना मिला और ना ही अच्छी सी नींद। तो फिर जैसी सुबह हुई, चोर तो दुम दबा के भाग गया। कावेरी ने देखा कि जमीन तो खुदी हुई है जैसे उसको लगा था, और दूसरे ही पल उसने सिंचाई शुरू कर दी, बीज बोना शुरू कर दिया, और कुछ ही समय के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, फसल भी आ गई और फसल के अच्छे दाम भी। अब कावेरी अपनी गरीबी हालत से थोड़ा बाहर निकल चुकी थी। कुछ अच्छे कपड़े और कुछ जेवरात उसने खरीद लिए थे। एक दिन ऐसे ही कावेरी मार्केट में घूम रही थी तो चोर की नजर उसके ऊपर गड़ी। चोर ने सोचा कि अरे हाँ, इसने जैसे कहा था कुछ महीनों पहले कि इसके जमीन में जेवरात थी, इस हिसाब से देखा जाए तो सही में शायद उसको वो जेवरात मिल गई। काम मैंने किया और सोना ये लेके जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। चोर कुछ दिनों के बाद भेष बदल के कावेरी के घर आता है और कहता है कि मैं पास ही वाले गांव में जाना चाहता हूं, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है, तो मैं सोच रहा था यहाँ पर अगर मैं कुछ समय के लिए अगर समय बिताऊं रात भर, तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको पैसे भी दे दूंगा। पति तो मान जाता है, लेकिन कावेरी अंदर रहती है और अंदर से ही झांक के देखती है कि इसके हाथ और हूबहू इसका जो हुलिया है कुछ चोर जैसा मिलता है। उसने जोर से आवाज लगाई अपने पति को और कहा कि अजी सुनते हो, तुम्हारी जो माँ है बहुत ही बीमार है, और अभी अभी उसका जो तार आया था शाम को, उसमें लिखा था कि हमें जल्दी जाना है। और हाँ, और एक बात, हमें जो छोटे छोटे जो सोने के सिक्के मिले थे और हीरे जवाहरात मिले थे, वो मैंने दीवार के अंदर चुनवा दिया गया है, छोटे छोटे छेद करके उसमें रखे हुए हैं ताकि किसी को पता ना चले, और ऊपर गीली मिट्टी से लेप भी लगा दिया है तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, देखना कि तुम किसी और को नशे के हालत में ये ना बता दो। अब कावेरी को लगा कि बाहर कोई नहीं होगा, और चोर को भी लगा कि शायद कावेरी अपने पति से बात कर रही है। पति तो हक्का बक्का था और फिर बाद में वो ना कुछ बोल सका और ना कुछ कर सका। जैसे ही कावेरी बाहर आई, कावेरी बोलती है कि आप यहाँ पे बैठिए, आप राहगीर हैं, आप थक गए होंगे, वैसे हमको थोड़ा बाहर जाना है, मैं आपके लिए खाना बाहर लगा देती हूँ, और आप देखना हमारी घर की रखवाली भी कर देना। चोर सोचता है लड़की बहुत ही नादान है, इसको कुछ मालूम ही नहीं। वहीं पर उसका पति जो है सर खुजलाते रहता है और सोचता है कि मेरी कौन सी माँ जो है अब पैदा हुई है, वो कहाँ है। और यही बात सोचते सोचते वो अपनी पत्नी के पीछे निकल चलता है। रात भर अब चोर के पास पूरा समय था। वो सोचता है कि मैंने कावेरी को फुर बुद्धू बना दिया, अब इसके घर के अंदर जितने भी हीरे जवाहरात हैं सब निकाल लूंगा। बहरहाल ये होता है कि वो पूरी दीवार तोड़ देता है, चारों कोने जो चित कर देता है, लेकिन ना जेवरात मिले और ना ही हीरे। सुबह जब कावेरी आके देखती है तो फिर बाद में उसका पति हक्का बक्का रह जाता है, बोलता है हमारा तो घर ढह गया। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, हमारे पास जो सोना था, जो हमने पैसे कमाए थे, जो जमीन से जो मैंने अनाज बेच कर किए, उससे हम एक नया घर बना लेंगे। मैं वैसे भी सोच रही थी कि इस घर को तुड़वा के एक नया घर बना दे, लेकिन इतने काम वाले लोग और इतने लेबर्स हमें कहाँ से मिलेंगे उनको पैसा देना, इसलिए मुझे ये तरकीब आ गई। अब एक दिन वही चोर कुछ सालों बाद चूड़ियां बेचने आया। इस बार कावेरी ने एक नया नाटक किया। उसने सोचा कि फिर से चोर यहाँ पर आया है और कुछ ना कुछ तरकीब करके मुझे जरूर मारने की कोशिश करेगा यार, मेरे से जेवरात लेने की। तो होता यूं है कि कावेरी कहती है कि मैंने जो अब अपने सारे जेवरात जो है दूर किसी गांव में छुपा दिए हैं या तो जंगल में छुपा दिए हैं। और क्या था, बस दुम दबा के जो है चोर गांव की तरफ या जंगल की तरफ भाग जाता है, शायद इस तलाश में कि उसको जेवरात मिल जाए। कहने की बात इतनी है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर चोर अपने तीनों बार एक बेहतरीन मेहनत करता, जैसे उसने खड्डा खोदा, ठीक है, दीवार गिराई या जंगल में जाके सर्च करने लग गया, अगर इतनी ही मेहनत वो अपने लिए करता तो शायद वो आज चोरी नहीं, कुछ एक अच्छा आदमी बनके शायद कावेरी से ज्यादा पैसे कमाता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर चीज की शॉर्टकट नहीं होता, कमाई और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ सोल, जहां आप कुछ सीखते हैं
कुछ समझते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया अपने अंदर खोजते हैं। सायोनारा। हेलो एंड वेलकम टू द साउंड ऑफ सोल, जहाँ से दिल की बात सीधे दिल से होती है। और आज हमारे पॉडकास्ट पे एक हस्ती, एक गेस्ट है, ओके, एंड मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपना परिचय दे। सो हियर गोस टू हर। मैं लुबना मंजूर, एक शिक्षिका, एक अध्यापिका, एक टीचर, जो पिछले 8 सालों से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्कूलों में पढ़ा चुकी हूँ। अभी प्रेजेंटली वो IGCSE स्कूल के लिए काम करती है जी। और पिछले 3 सालों से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ही पढ़ा रही हैं। तो अभी हमारे पास उनके लिए कुछ सवाल हैं, एज शी इज़ मोर एक्सपीरियंस विद दिस हिंदी सब्जेक्ट। तो हमारे पास सवाल है ये कि पहले के शिक्षा में और अभी की शिक्षा में आपको क्या डिफरेंस लगता है? पहले की शिक्षा और अभी की शिक्षा में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर का मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, हम कह सकते हैं कि अभी जो है हमारा मेन मकसद क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फेमिलियर रखना है, बहुत ज़्यादा उनसे साथ फ्रेंडली होना है, उनको नॉलेज होना है, उनको सब कुछ पता चलना चाहिए। पहले भी ये था, लेकिन हमारे और हमारे शिक्षक के बीच एक दायरा, एक गैप हुआ करता था, एक डिस्टेंस हुआ करती थी। एक डिस्टेंस और दायरा रखकर भी हमें वो सारी चीज़ें पता चलती थी जो हमारे अध्यापिका या अध्यापक पढ़ाया करते थे पास्ट में। लेकिन अभी क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की वजह से वो जो मेन चीज़ है, जो हमारा मेन मकसद है पढ़ाना, वो कहीं चला गया। तो आप कहना चाहते हैं कि जब फासला कम हो जाता है तो फिर बाद में शिक्षा भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाती है? फासला बहुत ज़रूरी है, फासला ज़रूरी है, और एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का जो रिस्पेक्ट होती है, जो एक दायरा होता है, वो ज़रूरी है। अभी क्या है, अभी जैसे बच्चे क्या सोचते हैं कि दे आर जस्ट लाइक आवर फैमिली मेम्बर। वो जिस तरह से अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर को ट्रीट कर रहे हैं, सेम वो यहाँ पर भी वैसा ही ट्रीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होता है ना, वो टीचर्स को ज़्यादा ठीक से इस्तेमाल नहीं करते और उनको हमेशा हाथ बंधे रहते हैं कि आप कुछ बोल नहीं सकते बच्चों को। नहीं, जब कुछ बोल नहीं ऐसा सकते नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप बच्चों को मार रहे हैं या आप बच्चों को डांट रहे हैं। 8 साल की एक्सपीरियंस में आप झूठ नहीं बोलूँ, मैंने आज तक बच्चे को टच नहीं किया। अब ये पॉलिसी है टच नो टच नो पुश। यस, ये मैं बहुत शुरू से ये फॉलो कर रही हूँ। लेकिन मैं बिना टच किए आज भी, ये जो IGC बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आज भी बच्चे मुझसे डरते हैं। जैसे ही मैं इंटर करती हूँ क्लास में, मुझसे डरते हैं, थोड़ी देर बाद वो फ्रेंडली होते हैं। ओके, तो पहले वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि फासला बहुत ज़रूरी है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि हमेशा एक रिलेशनशिप का एक फासला होता है, राइट, और उस लिमिट होती है और उस लिमिट का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। सही कहा आपने। दूसरी चीज़ जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी आजकल जो फेस करते हैं वो है मार्क्स। क्योंकि आजकल हर प्राइवेट स्कूल, जहाँ तक मैं अभी जानता हूँ कि हमने गिर पढ़ के किसी तरह से डिवीजन 1 में मार्क्स आते थे, वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। वी आर टॉकिंग अबाउट 80s एंड 90s, ठीक है। we were getting only hardly 60%. हाँ, At तो that time 60% बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जलेबी नहीं तो लड्डू बढ़ जाते थे एक्चुअली। तो वी आर इन 80s और 90s की बात है, जहाँ पे एक्चुअली CBSE या SSC में भी टॉप करना यानी कि 60 के ऊपर आना, फर्स्ट डिवीजन। लेकिन अब जो सिनारियो जो CBSE का शिक्षा का अधिकार जो बन गया है, ठीक है, 2001 से, राइट फॉर एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, उसके बाद जो परिवर्तन हुआ है शिक्षा में कि हर बच्चे को पास करना, ग्रेड 8 तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, दैट्स अ रूल। ये बिल्कुल भी एक रूल बन गया है हर स्टेट के साथ, हर नेशनल के साथ। जैसे इंडिया ही ले लीजिए और उसके सारे स्टेट्स जितने भी 28 स्टेट्स, उन सब के साथ ये है कि कोई भी बच्चा 8th ग्रेड तक फेल नहीं होगा। अगर बच्चे को लगता है कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो रहा है स्कूल में, तो वो वहाँ से निकल के दूसरे स्कूल में जा सकता है विदाउट TC। मतलब ये आप ये बताना चाह रहे हैं कि स्कूल में फॉल्ट है, ना कि बच्चे में? ना कि बच्चे।
यानी शिक्षा में फॉल्ट है कहीं ना कहीं, या शिक्षक में फॉल्ट है, हाँ इसलिए बच्चा बिना टीसी के भी कहीं पे भी जा सकता है, एडमिशन हो सकता है, क्योंकि वैसे भी इंडिया है, कुछ भी चलता है यहाँ पे। हाँ अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब जो है 61 तो किसी को दिखता ही नहीं है परसेंटेज, नहीं अब तो सिर्फ 99% या 100% दिखता यस है। तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? हर किसी को तो नहीं तो मेन ये है ना, पहले मानते हैं, पहले हम लोगों के पेरेंट्स जो थे वो मार्क्स देखते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों को बीच बीच में पूछते भी थे, हाँ, कोई भी बुक लिखा उठा के पूछते थे कि इसमें तुमने क्या पढ़ा, भले ही उन्हें नहीं आता था लेकिन वो पूछते थे, क्योंकि उस टाइम ये भी था कि बच्चे को पता होना चाहिए। अभी क्या है, ज़्यादातर सिर्फ मार्क्स 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 मार्क्स, सिर्फ मार्क्स ही चाहिए उनको। यही वजह है कि वो 60 और 70 को मार्क्स ही नहीं समझते, क्योंकि वो उनको लगता है कि उस बच्चे को कुछ नहीं आता होगा, इसलिए वो 60% लेकर आया। ओके, पहले वाले टॉपिक पे जाता हूँ मैं वापस से, फासला। मेरे ख्याल से टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जैसे आपने कहा कि फासला बहुत नज़दीक हो गया है, नहीं ज़रूरी तो है, हाँ। लेकिन अब वो फासला रहा नहीं, लेकिन शायद पेरेंट्स और बच्चे के बीच में फासला बहुत बढ़ गया है। हाँ, यही वजह इसीलिए है। पेरेंट्स आजकल बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, एक टाइम नहीं दे पाते, हाँ। जिसकी वजह से वो फासला अभी हमारे साथ कम हो रहा है। सही है, हाँ, उनके बिल्कुल पास सही टाइम, है। क्योंकि दोनों ही अभी जो प्रेजेंट सिनारियो जैसे चल रहा है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही जॉब कर रहे हैं, बच्चा किसी थर्ड पार्टी के पास है, जी राइट, हाँ, ना वो खुद पढ़ता है, ना वो ना उसके ऊपर कोई देखभाल करने के लिए है, तो पूरा का पूरा जो 8-9 घंटा जो बैठता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्कूल जो अगर देखा जाए तो सुबह 6 बजे शुरू करते हैं और शाम के 6 बजे तक ट्यूशन लेते रहते हैं, ऐसे भी स्कूल हैं, हाँ 6 से 6 शुरू होता है, हाँ तो इसमें पूरा 12 घंटा बच्चा एक टीचर्स के साथ रहता है, हाँ, तो वो कितना इमोशनली अटैच होगा एक टीचर से, होगा, राइट, बिल्कुल होगा। तो वो फासला तो वहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए सारे अब टीचर्स एक जैसे मेरे ट्रीट नहीं हिसाब करते। से एक एज अ टीचर मैं क्या कहूँगी, आप बच्चे से इमोशनली अटैच रहो, उसके बारे में हर चीज़ जानो, उसके बारे में सब कुछ, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है वो भी जानो, लेकिन एक लिमिट में। ये अभी मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने वाकई देखा है स्कूल्स में कि ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, स्पेशली जो सीनियर ग्रेड्स के जो टीचर्स होते हैं, जो सीनियर ग्रेड्स के जो बच्चे होते हैं, उन जहाँ उन्हें टोकना चाहिए, बीइंग अ पेरेंट्स ऑल्सो हम लोग टोकते हैं अपने बच्चों को कि देखो बेटा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने क्या नोटिस किया दो तीन जगहों पर कि बच्चा अगर कुछ बोलता भी है टीचर को, तो वो टीचर उसको लाइट लेकर उस चीज़ पे हंसता है। उसको हंसना नहीं चाहिए, ज़्यादा उसको ये seriousness बताना नहीं चाहिए होता कि चीज़ों बेटा ये नहीं, आप स्ट्रिक्ट भी मत हो जाओ कि अरे नहीं सर को हम कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो सर ऐसा बोलेंगे हमें, लेकिन उसे गलत सही कौन बताएगा, गलत सही हम ही हम ही बताएंगे, बड़े ही बताएंगे, फिर हम ही नहीं बता रहे हैं तो उसको क्या लग रहा है, ये चीज़ तो नॉर्मल है, सर कुछ नहीं कह रहे, हंस रहे हैं, तो इट्स नॉर्मल। ओके, चलिए ठीक है, फिर अभी वैसे भी अभी जैसे अब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आ रहा है, टीचर्स डे, राइट, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का बर्थडे है, तो इसी उपलक्ष्य पे ये एक छोटी सी रिकॉर्डिंग है जिसके साथ हमारी मेहमान हैं मिस लुबना अय्यर, ठीक है। लास्ट एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब विद्यालय यानी कि स्कूल या कॉलेजेस में या एजुकेशन में क्या डिफरेंस लाना चाहती हूँ आप आगे जाके, या क्या देखना चाहती हैं आगे जाके डिफरेंस, क्या देखना चाहती है, क्योंकि आप एक लंबे समय से इसके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब बच्चों में क्या डिफरेंस देखना चाहते हैं, या स्कूल्स या सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में क्या, एजुकेशन सिस्टम में कह दीजिए एजुकेशन पहले। सिस्टम में देखिए थोड़ा बहुत तो उन्हें पीछे जाना चाहिए, मतलब जो कुछ रूल्स जो पहले ज़माने में थे, हमसे भी पहले ज़माने के थोड़े रूल्स यहाँ फॉलो करने चाहिए, जैसे? बहुत ज़्यादा जैसे कि अब अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मॉडर्निज्म हो जा रहा है, ठीक है, स्कूल ही नहीं लग रहा है, स्कूल को स्कूल लगने दो, विद्या एक मंदिर, विद्यालय जैसे एक मंदिर कहलाता था, हाँ स्कूल को स्कूल लगने दो, घर को घर पॉलिटिक्स नहीं लगने लाने दो, दो उसमें, ठीक है। अब आप स्कूल को भी घर जैसा माहौल दोगी तो बच्चा सेम वही करेगा जो घर में कर रहा है, नो कोई रूल्स नहीं है, कोई यूनिफॉर्म का रूल नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ बहुत सारे स्कूल्स में तो रूल्स ही नहीं होते, हाँ रूल्स ही नहीं होते, रूल सिर्फ ज़्यादातर टीचर्स के ऊपर लाद दिए जाते हैं, नहीं ऐसा हर चीज़ का एक सिस्टम है भाई, उनको भी देखना है कि भाई स्कूल बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर उनका काम कैसे चलेगा, नहीं हमको अपने दायरे में रहना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट अपने दायरे से बाहर जा सकता है, बट ये भी है कि उनको पनिशमेंट भी नहीं है ना, ज़्यादातर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वो लोग ये डर में रहता है मैनेजमेंट की कहीं छोड़ के चला गया तो पनिशमेंट आप फिजिकली मत दो, फिजिकली नहीं है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे सोशल पनिशमेंट भी नहीं है, एक्चुअली हम जिस बात की बहुत सारे पनिशमेंट हैं आज भी जो आप फॉलो कर सकते हो स्कूल में बिना किसी को पता चले, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ,
ग्रेड 4 के कुछ कल बच्चे 3-4 बच्चे थे जो मुझे परेशान कर रहे थे लगातार। आज मैंने क्या किया, आज मैंने उनको सुना ही नहीं, तो बार बार वो बोल रहे थे, मैं बार बार नहीं सुन रही थी। फाइनली वो मेरे पास आए, मैंने कहा तुम चारों के लिए मैं बहरी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। तो वो बिल्कुल साइलेंट हो गए, उनको पता चल गया कि मैम को हर्ट हुआ, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो बहुत सारी चीज़ें एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को भी मतलब हैंडल कर रहा है। मेन टीचर ही है। हाँ, तो यहाँ पे सभी सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि साउंड ऑफ सोल जो है कभी भी किसी भी फिजिकल पनिशमेंट का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। ओके, तो हम चाहते हैं कि एक्चुअली पनिशमेंट मिले, जैसे मैम ने कहा कि कम्प्लीटली आप उनको इग्नोर कर सकते हो या आप उनको सोशल एक्टिविटीज़ दे दीजिए। जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स कॉलेजेस में जो बाहर देश में होते हैं वो सोशल एक्टिविटीज़ देते हैं। आपको कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी करके दिखाना पड़ता है, या तो बच्चों को पढ़ाना पड़ता है या उनको हेल्प करना पड़ता है। जैसे हेल्पर, हाँ, जैसे हेल्पर होते हैं कि छोटे बच्चों का बैग लेके आते हैं, वैसे ही बड़ों को लगा दिया जाता है, गार्डन का काम करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि स्कूल उनका खुद का घर है जहाँ पे वो 8-9 घंटे रह रहे हैं, और स्कूल का अगर काम कर रहे हैं तो वो कोई बुरा नहीं करता। क्योंकि क्या हो रही है ना, हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो बाहर की कंट्रीज को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन अपनी वैल्यूज को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन पूरा रूल्स भी कॉपी नहीं करना चाहते, वो भी है ना, वो पूरा उधर का फॉलो कर रहे हैं ना खुद का फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधेड़ बुन में लगे हुए हैं, बीच में वो लटक चुके हैं, जुगाड़ में लगा हुआ है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जैसे कहते हैं ना वैसा। अब आप जैसे आपने बोला ना, बाहर के जापानीज वगैरह, चाइना वगैरह में यही होता है कि वो सब कुछ खुद ही करते हैं। वहाँ पे ये ऐसे आईमास नहीं होते, वो खुद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरी जगह है, ये उस अपने आप शुरू से बाय बर्थ वो फीलिंग आ जाती है। वही चीज़ है। चलिए फिर सारे लिसनर्स को थैंक यू वेरी मच एक्चुअली फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट, एंड इवन टू मिस लुबना ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच मैम। पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि सून, आई नो दैट कि मोस्ट ऑफ द अभी वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे अभी हम लोग यूएई की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस को, जहाँ पे एग्जाम होने वाला है IGCSE का नेक्स्ट मंथ में, तो हम लोग नेक्स्ट जो एपिसोड है एग्जाम प्रेशर के ऊपर लेकर आएंगे। थैंक यू वंस अगेन मिस लुबना मैम, थैंक यू वेरी मच ऑल द लिसनर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साउंड ऑफ सोल, जहां आप दिल की बातें दिल से सुनते हैं। इस कहानी में या इस पॉडकास्ट में हम आपको उन किरदारों से, उन लोगों से मिलाते हैं जहां आप उनको अपने आप से रिलेट कर सकें, क्योंकि ये किरदार कहीं और नहीं, हमारे ही बीच, हमारे ही साथ रहते हैं और जीते भी हैं। क्या आपको पता है ये किरदार इतने खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हमको खुशी बहुत पसंद है, और किसे पसंद नहीं, हम सभी को पसंद है खुश रहना। बट क्या आपको मालूम है, हर किसी के लिए खुशी के मायने अलग अलग हैं। हर कोई इसको अपने हिसाब से डिफाइन करता है कि खुशी क्या है। हम सब खुश रहना चाहते हैं, है ना? आप सभी खुश रहना चाहते हैं, मैं भी खुश रहना चाहता हूं, लेकिन हम इस मटेरियल वर्ल्ड से इतने जुड़ चुके हैं, इतने लगाव में रह चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि एक्चुअल खुशी क्या है। और इस दुनिया में सबसे खुश इंसान कौन है, पता है आपको? सोचिए। 3, 2, 1 ओके। सबसे खुश इंसान इस कहानी से सुनते हैं कि हम को पता चले कि सबसे खुश कौन हो सकता है इस दुनिया में। तो चलिए आपको एक प्यारी सी, अद्भुत सी और मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूं, जहां पर आप रिलेट कर पाएंगे इसको अपनी जिंदगी से। कहानी के 2 सबसे मुख्य किरदार हैं, एक महाराजा अमृत सिंह और दूसरा उनका मंत्री चंदन। तो शुरू होता ही ये कहानी इस तरह से कि एक बार की बात है, राजा अमृत सिंह अपने महल के छत पे टहल रहे थे, और आपको जैसे पता है कि हर राजा के साथ उनका मंत्री रहता ही रहता है, और उनका खास मंत्री, उनका मित्र, उनका सखा कह लीजिए, और ये सखा जो थे वो थे चंदन जी। अब अमृत, राजा जी और चंदन, ये दोनों ही जब टहल रहे थे
महल के छत के ऊपर तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत वादी देखी, क्योंकि सुबह सुबह का जो नजारा था शायद ही कभी कभी देखने को मिलता था। उनके राज्य में पूरी ही पूरी खुशहाली थी, सभी लोग खुश थे, सभी लोग चहल पहल कर रहे थे, बड़ा सा बाजार लगा हुआ था, आसपास बड़े बड़े हरे हरे पेड़ लगे हुए थे, चिड़ियों की चहचहाहट थी सभी जगह और धीमी धीमी खुशबू जो बह रही थी। वहीं महल के चारों तरफ से जो अलग अलग झरने, अलग अलग पहाड़ जो थे, उन सभी पहाड़ों में से कुदरत की इस तरह की खुशबू आ रही थी जब जैसे कभी हुआ ही ना हो ऐसी चीजें। और आप भी समझ सकते हैं कि कुदरत की खुशबू जब मन के अंदर जाती है तो बहुत ही आनंद लाती है, बहुत खुश लाती है, खुशियां लाती है। तो जैसे ही राजा ने ये देखा कि उनकी प्रजा जो है बहुत खुश है, खरीदारी कर रही है, सामान खरीद रही है, बेच रही है, तो उन्हें लगा कि मेरी प्रजा बहुत खुश है। और उन्होंने गर्व से अपने मंत्री, अपने सखा, अपने मित्र चंदन से कहा कि सुनो चंदन, तुम्हें नहीं लगता कि मेरी प्रजा सबसे खुश है? पूरे राज्य में, पूरे देश में मुझे गर्व होता है कि मेरी प्रजा सबसे ज्यादा खुश है। अब चंदन जो है वो इन लोगों के बीच में रह के आया था, वो जानता था कि खुशी क्या है और वो राजा को नाराज भी नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा कि हाँ सरकार, आप जैसा देख रहे हैं ये सभी खुश हैं, लेकिन इस खुशी को जानने का और नापने का एक तरीका है, क्या आप जानना चाहेंगे? तो राजा ने कहा कि चलो मैं मान लेता हूं तुम्हें हमेशा अपने खुशी से अलग बात करनी होती है, मेरी हर बात को तुमको काटना होता है। ऐसा नहीं है राजा साहब, लेकिन आप जो सोचते हैं खुशी के दायरे या खुशी का मतलब मेरे लिए कुछ और है। राजा अमरजीत सिंह कहते हैं कि ठीक है, कल एक दरबार बैठाओ और दरबारियों को बुलाओ और उन्हीं के साथ प्रजा को भी बुलाओ, ताकि मैं देख सकूं और सोच सकूं कि उनके लिए खुशी का मतलब क्या है। चंदन सिंह तुरंत तैयार हो गए और जल्द ही जल्द दूसरे दिन दरबार में दरबारी, प्रजा और राजा थे। राजा की चेहरों पे बहुत ही खुशहाली थी, क्योंकि उनको मालूम था उनकी प्रजा बहुत खुश है, और प्रजा भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी दरबार में, क्योंकि उनके राजा ने उनको बुलाया था और सभी बहुत खुश थे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या मध्यवर्गीय, सभी खुश थे राजा को देख के। और राजा भी बहुत खुश था और राजा ने कहा कि आप सभी खुश हैं? सभी प्रजा ने एक साथ कहा हाँ राजा जी, हम सभी आपके राज्य में खुश हैं, हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, हमारे घर में धन धान्य है, घर में सोना चांदी है, बच्चे खुश हैं, आपके राज्य में सब खुशहाल है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। राजा तो ये सुन के बहुत ही खुश हो गया और उनकी छाती और 2 गुना चौड़ी हो गई। लेकिन चंदन जानते थे कि इन लोगों के बीच में रह के ये बातें झूठी हैं। चंदन जी ने कहा कि राजा जी ने आप सभी को उनके गार्डन यानी उद्यान में बुलाया है आज, और आप उस उद्यान से कोई भी वस्तु लेके जा सकते हैं अपने घर। अब आपको बता दूं, राजमहल का जो गार्डन है वो बहुत आलीशान और बहुत बड़ा था। वहां पे तरह तरह के फल, वहां पे तरह तरह के फूल, खाने की बहुत सारी चीजें, इतनी भरमार थी कि शायद उस देश में, उस जगह में ऐसा कोई गार्डन नहीं होगा जो वहां पर इनके जैसा दिखता हो। अब पूरी की पूरी प्रजा खुश हो गई और राजा भी सोच में पड़ गए कि ये क्या चंदन जी ने कह दिया। वो खो गए इस बात में और जल्द ही सारी की सारी प्रजा जो है उस गार्डन की तरफ बढ़ गई। अब चंदन जी ने कहा कि राजा आपको उस गार्डन के अंत में मिलेंगे, तब तक आपको जो चाहिए इस गार्डन से आप सब कुछ लेके जा सकते हैं, क्योंकि आज आपने राजा को खुश कर दिया है। राजा और चंदन वहां से चल पड़े और वो गार्डन के आखिरी छोर पर जाके खड़े हो गए इंतजार में। यही पूरी बस्ती जो खुश थी, या पूरी की पूरी प्रजा जो आई गई थी वहां पे गार्डन के पास, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम, मेरे ख्याल से जिंदगी में पहली बार राजा ने उन सभी लोगों को अपने गार्डन में बुलाया था। तो हुआ ऐसे कि सारी की सारी प्रजा जो है खुशी के मारे अंदर दौड़ती चली गई और रंग बिरंगे फूलों को तोड़ने लग गए। बच्चे,
बड़े बूढ़े जो थे अलग अलग तरह के फल और फ्रूट्स जितने भी वहां पे थे उन सभी को तोड़ के खाने लगे, क्योंकि वो इतने स्वादिष्ट थे, शायद उस देश में, उस दुनिया में शायद उन्होंने आज तक कभी ऐसा खाया ना हो। अब इतना लजीज, इतने अच्छे सुंदर फूल और फल देख के हर किसी का मन ललचा जाएगा। सभी को एक एक बोरा दे दिया गया था और उसमें वो हर चीज भरते जा रहे थे। किसी ने तोड़ा, किसी ने नीचे के पड़े हुए फूल उठाए, किसी ने उसको तुरंत खा लिया। ये सब करते हुए उन्होंने अपनी पूरी बैग भर ली। लेकिन जैसे ही वो उस गार्डन से आगे बढ़ते जा रहे थे, गार्डन घना हो गया और घने गार्डन से जैसे वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक ऐसी जगह जहां पे हीरे, मोती, जवाहरात और न जाने कितने तरह के सोने वहां पर रखे हुए थे। तुरंत लोगों को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वो जितने भी फल फ्रूट सब जो तोड़े थे पेड़ों से बर्बाद कर दिया था सृष्टि को। उन्होंने उस बोरे को खाली करके सोना, चांदी, धन दौलत, हीरा, पन्ना सब कुछ उसके अंदर भर लिया। वो इतने अनमोल मोती उन्होंने उस बैग में जितना भर सकते थे भर चुके थे और धीरे धीरे भागते हुए राजा की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था आज उनका सबसे खुश वाला दिन है, क्योंकि वो आज धनवान है, शायद राजा से भी ज्यादा। अब जैसे ही सारे लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने देखा कि राजा और उनके मंत्री गार्डन के आखिरी छोर में खड़े हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उनको एक बड़ी सी नदी को पार करना था और नदी में पानी इतना भरा हुआ था, इतना उथल पुथल था कि अगर वो पार करेंगे तो किसके साथ? बोरी के साथ। अगर वो बोरी के साथ अगर पार करने लग गए तो बोरी तो जाएगी ही जाएगी और वो भी अपनी जान गवा बैठेंगे। अब सब लोग सोचने लग गए इस तरफ से उस तरफ जाए तो कैसे जाए, क्योंकि पीछे पलट के जाना मुमकिन नहीं है। सभी ने बहुत सोचा, बहुत निर्णय लिया, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सब के सब धन दौलत से भरपूर थे और सब खुश थे। लेकिन अब उनकी सोच कुछ अलग थी। मन उदास हो चुका था चेहरों पे, अचानक से आंसू टपकने लग गए और चिंता की लकीरें उनके चेहरों पे दिखाई दे रही थी और एक दूसरे से पूछ रही थी कि इसका उपाय क्या है। उन्हीं सब भीड़ में से एक आदमी बाहर आया, उसने वो बोरी वहीं पे रख दी और नदी को पार करके चला गया राजा के पास। राजा ने ये देख के कुछ आश्चर्यजनक हुए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। ये बात देखकर तुरंत दूसरे लोग भी उस बैग को, उस चीज को वहां पे छोड़ के धीरे धीरे एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के नदी को पार करते गए और सारे के सारे भीगे हुए थे। अब यूं कहिए कि 100-150 लोग या शायद 1000 लोग राजा के सामने गीले के गीले खड़े थे और सभी के सभी गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने बुलाया तो था उनको सभी को गार्डन में, लेकिन इन सब हीरा पन्नाओं को उन्होंने एक जगह रख दिया और सबके सब खाली हाथ थे। अब राजा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन चंदन जी ने कहा कि आप सबके पास इतनी सारी अनमोल चीजें थी, लेकिन फिर भी आप उनको वहां छोड़ कर आए और अब राजा के सामने निहाल हैं। उनमें से आप किसको दुख हुआ? सभी के सभी दुखी थे, लेकिन उनमें से एक आदमी था जो बाहर आके ये कहता है कि राजा जी, मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, इसलिए क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा मीठा फल, ऐसे मीठे जो अंगूर थे या अमरूद थे, आम थे, आज तक मैंने नहीं खाए। यहां तक कि मेरे बच्चों ने भी नहीं खाए या ना देखे। मैं उनके लिए अपने बैग में तरह तरह के फल, तरह तरह के अंगूर, तरह तरह के जो खाने के वस्तुएं आपने रखी हुई थी गार्डन में, वो सारी की सारे सामान मैंने उसमें भर दिया था। और मेरी छोटी सी बेबी के लिए, छोटी सी बच्ची के लिए मैंने रंग बिरंगे फूल भी रखे हुए थे। अफसोस मुझे ये है कि वो सब चीजें मैं अपने परिवार के लिए नहीं ले जा सका। अफसोस इस बात का है कि मैं उनको ये गार्डन नहीं दिखा सका, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने अपने आप को शांत किया, अपने आप की तृप्ति कर ली इस गार्डन में आके, क्योंकि ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया था और ये जाके मैं अपने बच्चों को जरूर बताऊंगा और आगे चल के वो शायद इस गार्डन में आने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस गार्डन में आने की अनुमति दी।
बस अफसोस इस बात का है कि मेरे परिवार को इस लज्जतदार फल फूल को देखने को नहीं मिला। राजा समझ गए कि असली खुशी क्या है। मेरे ख्याल से आप लिसनर्स जो ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट साउंड ऑफ सोल, शायद आप भी समझ गए असली खुशी क्या है। खुशी वो है जो आपने अब इस कहानी में सुनी। खुशी वो नहीं जो आप इस मटेरियल से जुड़ जाते हो। हीरा, पन्ना, फल, फ्रूट, ये जो चीजें हैं ये आनी और जानी है, ये आपके साथ हमेशा नहीं रहेगी। इनके साथ अगर आप जुड़ के रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, असली मायने में खुश नहीं रह पाओगे। असली खुशी आपके परिवार के साथ है, असली खुशी अपनों के साथ है। अगर आप अपने अपनों के साथ हो, उनके साथ चंद कीमती पल आपकी जिंदगी के अगर बिता सके, उनके साथ बिताइए, क्योंकि वो पल, वो लम्हे किसी भी कीमती जेवरात से ज्यादा अनमोल है। अपने परिवार के साथ बिताए हुआ हर पल एक अलग ही खुशी लाती है। जो आदमी, जो इंसान अपने लिए और अपने आप के लिए, यानी उनके परिवार, अपने परिजन और सभी के लिए जो जीता है, जो सोचता है, वो खुश रहता है। और जिसका मन खुश है वो सबसे ज्यादा खुश आदमी है। तो नेक्स्ट टाइम इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में आप कितना भी भागे, कितना भी दौड़े, जब घर पे आए तो याद रखिए कि आपका परिवार आपके साथ रहना चाहिए और उनके साथ बिताया हुआ हर लम्हा जी लेना चाहिए, क्योंकि असली खुशी उसी में है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ सोल, जहां पे आप दिल की बातें दिल से सुनते हैं। होप इस कहानी को आपने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से रिलेट कर दिया हो। भाग दौड़ वाली जिंदगी जरूरी है, लेकिन ज्यादा कीमती नहीं। तो अपने परिवार का और अपना हमेशा ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, दिस इज सुदर्शन. Thank you for listening to the Sound of Soul. Have a great day and a great time with your family.